नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी का चैप्टर नंबर 2। ठीक है? तो देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर हमने विकास से संबंधित जितने भी टॉपिक थे वो सारे के सारे कवर कर लिए थे कि भाई विकास क्या होता है, विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, विकास के कितने आयाम हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज ये जो हमारा सीडीपी का चैप्टर नंबर 2 है, ये है हमारा बाल विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इस चैप्टर को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम इस चैप्टर की पहले थ्योरी देखेंगे, फिर इसके बाद इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं और जितने आने की संभावना रहती है, वो सारे के सारे इस चैप्टर के बाद में वो उनके एमसीक्यू हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है? तो बाल विकास का जो हमारा पहला सिद्धांत आ जाता है, वो आता है विकास की निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास की निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। और ये हमने आपको पहले भी बताया था कि विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन भर चलती रहती है। और ये हमने बता भी दिया था कि जो विकास होता है वो गर्भ से लेकर कब्र तक चलता ही रहता है। ठीक है? तो विकास गर्भ से लेकर कब्र तक चलता ही रहता है, यानी कि ये एक सतत प्रक्रिया है। यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। कि ये जो विकास होता है, ये सभी पहलू चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, सभी पहलुओं को ये प्रभावित करता है। दूसरा सिद्धांत आ जाता है कि विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। कि विकास की जो दिशा होती है वो कैसी होती है? तो विकास की एक निश्चित दिशा होती है। तो विकास जो होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है। ऐसा नहीं है कि किसी अनिश्चित दिशा में होता हो। तो विकास क्या होता है? एक निश्चित दिशा में होता है। विकास मेनली हम दो तरह से पढ़ते हैं, कि सिर से पैर की ओर, जिसको हम सिफेलोकोडल भी बोलते हैं। दूसरा आता है केंद्र से बाहरी अंगों की ओर, जिसको हम प्रोक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है? तो देखिए, सिर से पैर तक जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि सिफेलोकोडल जो डेवलपमेंट होता है, इसमें क्या होता है, एक बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से स्टार्ट होता है। यानी कि मान के चलो, ये एक अगर बच्चा है, तो इसका जो पहले सबसे पहले डेवलपमेंट होगा, इसका ये जो हेड वाला पार्ट है, इस वाले हेड वाले पार्ट का विकास होगा। फिर इसके नीचे इसकी गर्दन का विकास होगा, फिर इसके हाथ पैर, ये इसी तरह से, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक इसका विकास होगा। ठीक है? सबसे पहले ऊपर का होगा, फिर उसके नीचे धीरे धीरे ये आता चला जाएगा। और लास्ट में आपने देखा होगा कि सबसे पहले आप देखते हैं तो बच्चा जो होता है, पहले अपना जो सर होता है, अपना जो हेड होता है, उस पर कंट्रोल करना सीखता है। फिर लास्ट में जाकर लगभग 1 साल का जब, या 1 डेढ़ साल का जब बच्चा हो जाता है, तब जाकर उसके पैरों पर कंट्रोल आता है और तब जाकर वो खड़ा हो पाता है और चलना सीखता है। ठीक है? तो इसका मतलब जो विकास होता है वो हमारा सिर से लेकर पैर की ओर होता है। दूसरा, केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है। सबसे इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो हमारा विकास होता है वो हमारे अंदर केंद्र में होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। और रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर फिर विकास होता है। इसको हम प्रोक्सीमो डिस्टल डेवलपमेंट भी बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है कि बच्चा पहले सिर, फिर गर्दन, फिर हाथ और बाद में चलना सीखता है। और ये क्या है? सिर से पैर की ओर तक का विकास हो गया। ठीक है? तो अगला हमारा सिद्धांत आ जाता है कि विकास की गति एक समान नहीं होती है। कि जो विकास की गति है वो एक समान नहीं होती है। सभी बच्चे समान गति से विकसित नहीं होते हैं। कि जितने भी बच्चे होते हैं वो समान गति से विकसित नहीं होता है। उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, यानी कि उनके अंदर किसी न किसी चीज़ में अंतर जरूर पाया जाएगा। चाहे कोई बच्चा सीखने में ज़्यादा हो, कोई बच्चा कम हो, कोई बच्चा प्रतिभाशाली हो सकता है, कोई बच्चा मीडियम हो सकता है, और कोई बच्चा मंद बुद्धि टाइप का भी हो सकता है। यानी कि सभी बच्चों के जो विकास की गति होती है वो समान नहीं होती है। कुछ क्षेत्रों जैसे बोलना में तेज, कुछ में धीमी गति हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे क्षेत्र जैसे कि हम बोलने का ही लेते हैं, कि वो बच्चा उसमें बोलने में तेज हो सकता है, कोई बच्चा धीमा हो सकता है। तो ये अंतर उनके अंदर पाया ही जाता है। विकास में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि विकास सीधा एक डायरेक्शन में होता हो, ऐसा नहीं होता है। विकास में कभी उतार होगा तो कभी चढ़ाव होगा, यानी कि ये जो विकास होता है इसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ठीक है? अगला हमारा सिद्धांत आ जाता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है? अगर इंग्लिश में हम देखेंगे तो लिखा है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। की जो विकास होता है हमारा, वो जर्नल से लेकर स्पेसिफिक की ओर होता है। ठीक है? लिखा है इसमें, पहले बच्चे सामान्य गतिविधियां करते हैं जैसे हाथ हिलाना, बाद में विशेष कार्य जैसे उंगली से पकड़ना। भाषा में भी पहले सामान्य शब्द फिर विशिष्ट शब्द बोले जाते हैं। यानी कि एक जो बच्चा होता है पहले वो क्या करता है? सामान्य गतिविधियां करता है, जैसे कि उसने किसी को टाटा बाय बाय कर लिया। फिर उसके बाद क्या करता है? वो कोई विशेष कार्य करता है, जैसे कि पेन से लिखना सीखता है। भाई, पेन से लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके जो उंगली है उस पर उसको नियंत्रण बनाना पड़ेगा, यानी कि उसको उंगली से पकड़ना पड़ेगा।
इसीलिए ये जो विशेष कार्य हो गया और इस विशेष कार्य को बच्चा बाद में सीखता है। भाषा में भी पहले सामान्य शब्द कि जो एक छोटा बच्चा होता है सबसे पहले वो क्या करता है, वो कुछ सामान्य शब्द बोलता है, जैसे पापा, चाचा, ताता, चाचा, मामा, इस तरह से बोलता है। परंतु बाद में जैसे ही उसके ये जो सामान्य शब्द हैं इनका अच्छे से विकास हो जाता है, फिर वो विशिष्ट शब्दों में उनको कन्वर्ट करने लग जाता है। जैसे कि पापा आप कहाँ जा रहे हो, पापा हमने खाना खाया, ऐसी चीजें वो बोलने लग जाता है। ठीक हो गया। अगला हमारा सिद्धांत आ जाता है कि विकास के विभिन्न आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कि जो विकास के विभिन्न आयाम होते हैं, देखिए विकास के जो विभिन्न आयाम थे ये हमने कल पढ़ लिए थे। ये क्या होते हैं, सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि इंटर रिलेशन ऑफ डेवलपमेंटल एरियाज। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास आपस में जुड़े होते हैं। कि ये चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या भावनात्मक विकास हो, ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। कि अगर बच्चे के किसी भी एक क्षेत्र का विकास हो रहा है तो वो उसके दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करेगा ही करेगा। अगला हमारा सिद्धांत आ जाता है कि विकास क्रम की एकरूपता। विकास क्रम की एकरूपता, सिक्वेंशियल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। इसमें आता है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। कि जो विकास होता है ये क्या होता है, एक बिल्कुल निश्चित क्रम में होता है। जैसे सभी बच्चे पहले बैठना, फिर रेंगना, फिर चलना सीखते हैं। कि ऐसा नहीं हो सकता भाई कि आपका जो बच्चा है वो तो पहले बैठना सीख रहा है, परंतु जो पड़ोसी का बच्चा वो बैठना ना सीख कर पहले रेंगना सीख ले रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो विकास होता है एक निश्चित क्रम में होता है। कि चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, आपका हो, आपके पड़ोसी का हो, अमीर का हो, गरीब का हो, किसी का भी हो, पहले बच्चा बैठना सीखेगा, फिर रेंगना सीखेगा और फिर चलना सीखेगा। इसका मतलब जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। अगला हमारा सिद्धांत आ जाता है कि एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या बोलता है कि बच्चा पहले अलग अलग अंगों को नियंत्रित करता है, फिर उन्हें एक साथ उपयोग करना सीखता है, जैसे हाथ हिलाना और लिखना। एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, उसके जितने भी अंग होते हैं ना, उन अलग अलग अंगों पर सबसे पहले नियंत्रण करता है और फिर सभी उन अंगों को एक साथ उपयोग में करना सीखता है। कि भी अब जो मेरे पास नियंत्रण हो गया अपने अंगों पर, उनको एक साथ में कैसे उपयोग कर सकूं। ठीक है, जैसे कि हाथ से लिखना, भी हाथ से अगर आपको लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, भी आपके जो पूरा हाथ है, उंगलियां हैं, उन सभी का एक साथ नियंत्रण बनाना पड़ेगा, उनका एकीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, अगला हमारा सिद्धांत आ जाता है कि विकास वलयाकार होता है, यानी कि स्पाइरल नॉट लीनियर। कि जो विकास होता है वो स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है, यानी कि सीधी रेखा में नहीं होता है। विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं हो सकता कि भाई ये वाली सीधी रेखा में हो जाए या फिर ऐसे सीधी रेखा में हो जाए। एक सीधी रेखा में विकास कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, देखो लिखा है, बल्कि लहरों की तरह आगे बढ़ता है। यानी कि जो विकास होता है ना वो लहरों की तरह आगे बढ़ेगा। कि कभी तो कम हो जाएगा, कभी ऊपर हो जाएगा, कभी कम, कभी नीचे, कभी कम, कभी ज्यादा, इस तरह से ये हो जाता है। कुछ समय के लिए विकास धीमा भी हो सकता है। विकास धीमा तो हो सकता है परंतु होगा जरूर। ठीक हो गया। अगला हमारा सिद्धांत आता है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। की जो विकास होता है उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर बच्चे का विकास सामान्य गति से हो रहा है तो आगे की क्षमताओं का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना भी, जो पूत होता है उसके पैर पालने में ही दिख जाते हैं। यानी कि जो एक मेहनती बच्चा होता है उसके जो गुण होते हैं, उसके जो लक्षण होते हैं, उसके करेक्टर से पहले ही पता चल जाते हैं कि भाई ये क्या बनना चाहता है, क्या बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो वो चीजें उसकी पहले से ही दिख जाती हैं। ठीक है, तो विकास क्या होता है, इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे कि आप मान के चलो, आप टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपने इस टेट में बहुत जी जान से तैयारी कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, थ्योरी दे पढ़ रहे हैं, जहाँ भी डाउट आती है अलग अलग जगह से आप ढूंढ ढूंढ कर पढ़ रहे हैं। तो जब आप इतनी मेहनत करेंगे तो क्या है, आपका जो विकास होगा उसकी भविष्यवाणी की जा सकेगी। यानी कि फिर आसानी से कोई भी बता सकता है कि भाई ये जो इतनी मेहनत कर रहा है, इतने प्रैक्टिस सेट लगा रहा है, इतने थ्योरी देख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इनके जो टेट है उसमें अच्छे नंबर आने वाले हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि भाई आपने फॉर्म भर दिया है टेट का और आप तैयारी कर नहीं रहे हो, और आप ये मानकर चल रहे हो कि मेरे 120 130 नंबर आ जाएंगे, तो उसकी भी भविष्यवाणी की जा सकती है कि भाई जब ये कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, नाम के लिए सिर्फ फॉर्म भर दिया, ऐसी मुंह उठा के पेपर देने चला जाएगा, तो क्या लगता है कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये पास होगा, तो फेल होने की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है ना, तो विकास जो होता है उसकी भविष्यवाणी को किया जा सकता है। अगला हमारा सिद्धांत आ जाता है कि विकास का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। विकास का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, बंडूरा ने दी थी। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बच्चे दूसरों का अनुकरण करके व्यवहार सीखते हैं। कि जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण करके व्यवहार सीखते हैं। और ये जब कभी भी आपको अनुकरण वाला शब्द दिख जाता है तब आप उसमें बंडोरा करके लगा सकते हैं। ठीक है,
बंडूरा के प्रयोग में देखा गया कि बच्चे फिल्म में दिखाए गए आक्रामक व्यवहार की ही नकल करते हैं। देखिए बंडोरा जी ने क्या किया था, एक प्रैक्टिकल किया था जिसके अंदर जो बच्चे थे उनको एक मूवी दिखाई गई थी और मूवी में हर तरह के सीन थे कि जो हीरो होता है वो आक्रामक हो जाता है एकदम से ही किसी गलत व्यवहार को देखकर। एक होता है कि जब वो आक्रामक काम करता है तो उसको सजा दी जाती है। और एक रोल उस हीरो का ऐसा होता है कि जो हीरो होता है वह ना तो कोई सही काम करता है और ना ही गलत काम करता है। तो जो अधिकांश बच्चे होते हैं वो जो हीरो का आक्रामक वाला रोल होता है उसको अपनाते हैं, और बाकी जो अन्य बच्चे होते हैं वो हीरो के उस रोल को अपनाते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, परंतु अधिकांश जो बच्चे होते हैं वो हीरो के आक्रामक व्यवहार की नकल करते हैं और अपनी लाइफ के अंदर भी। अगला हमारा सिद्धांत आ जाता है पुनर्बलन का सिद्धांत, री इन्फोर्मेंस थ्योरी। ये डोलार्ड और मिलर ने दी थी। तो पूछ लेता है कि भाई ये जो पुनर्बलन का सिद्धांत है या री इन्फोर्मेंस थ्योरी थी ये किसने दी थी, तो ये दी थी डोलार्ड और मिलर ने। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जैसे जैसे विकास होता है अधिगम करता चला जाता है कि एक जो छोटा बच्चा है जैसे ही जैसे उसका विकास होता चला जाएगा तो वो नई नई चीजें सीखता चला जाएगा, यानी कि अधिगम करता हुआ चला जाएगा। बच्चा जब जरूरतें पूरी नहीं कर पाता तो नया व्यवहार सीखता है, जैसे भूख मिटाने के लिए रोना। ये जब एक छोटा बच्चा होता है भाई उसको जरूरत है किसी भी चीज की, मान के चलो उसको दूध पीना है, उसको दूध की जरूरत है, तो वो कोई व्यवहार कर रहा है जैसे वो रोज करता था परंतु उसकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो क्या करेगा, एक नया व्यवहार करेगा, यानी कि रो कर दिखा देगा। जब रो कर दिखाएगा तो उसको पता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मेरे रोने से मेरी माँ आ जाएगी और वो मुझको फिर दूध पिला देगी। ठीक है, अगला हमारा सिद्धांत आ जाता है कि विकास का संयुक्त प्रभाव। कि जो विकास का संयुक्त प्रभाव होता है हेरिडिटी ऑफ एनवायरमेंटल, कि बच्चे का विकास आनुवांशिकता यानी कि वंशानुगत और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। कि जो किसी भी बच्चे का जो विकास होता है वो उसके आनुवांशिक गुण और वातावरण दोनों के संयुक्त प्रभाव से होता है, यानी कि दोनों से प्रभावित होता है। दोनों की भूमिका बराबर मानी जाती है। तो देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि बच्चे के विकास के अंदर उसके वंशानुक्रम का ज्यादा महत्व होता है या फिर वातावरण का ज्यादा महत्व होता है। इस चीज का आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अगला हमारा सिद्धांत आ जाता है कि व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है कि हर बच्चे का विकास अलग अलग होता है, कि जितने भी बच्चे होते हैं उनके सभी का जो विकास का लेवल होता है, स्तर होता है, वो अलग अलग होता है। कोई बच्चा एक विषय में तेज हो सकता है तो दूसरा किसी और विषय में। कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो आपको पता है कि कोई बच्चा तो भाई मैथ में तेज होगा, कोई बच्चा इंग्लिश में तेज होगा, कोई बच्चा कंप्यूटर में तेज होगा, यानी कि सभी में जो होता है वो इंडिविजुअल डिफरेंस पाए ही जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमने 13 सिद्धांत यहाँ पर देख लिए। तो बाल विकास के जो इम्पोर्टेंट 13 सिद्धांत थे ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब हम देख लेते हैं इनके विभिन्न क्वेश्चंस को। तो देखो ये जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी चैप्टर से संबंधित ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। इनमें से जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो तो पिछले सालों में कुछ आ भी रखे हैं और कुछ अलग अलग एग्जाम में आ रखे हैं। तो अलग अलग जगह से ढूंढकर मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो हम इन क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो मानव विकास से संबंधित कौन सा कथन सत्य है ये हमने यहाँ पर बताना है। तो देखो इसके सिद्धांत जो थे, बाल विकास के जो सिद्धांत थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो जो विकास होता है वो सामान्य से सामान्य की ओर होता है, तो विकास सामान्य से सामान्य की ओर तो नहीं होता है, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, हाँ ऐसा तो हमने पढ़ा था, यानी कि जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो हमारा बिल्कुल राइट आ गया है। अगला देख लेते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है। विशिष्ट से विशिष्ट की ओर ये भी नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। कि किस अवस्था के अंदर कोई भी जो बच्चा होता है वो पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है, तो ये होने लगता है भाई बाल्यावस्था के अंदर ही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई बाल्यावस्था ही एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ से जो बच्चा होता है वो अपने पर्यावरण से प्रभावित होने लग जाता है। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन आता है, आप अपनी कक्षा में छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं और कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा में कुछ छात्रों के अभिभावकों को ये पसंद नहीं आता। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा। तो इसमें जो तरीका हम यूज करेंगे वो हमने बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, तो ये तो हो जाएगा गलत। दूसरा आ जाता है कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। तो देखो ये तो हमें सही लग रहा है, एक बार सही लगा देते हैं, बाकी अगला पढ़ लेते हैं कि अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था बंडूरा और बाल्टर्स ने, ये हमने अभी पढ़ा भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। तो पुनर्बलन जो सिद्धांत दिया था वो दिया था डोलार्ड और मिलर ने, और ये अभी अभी हमने आपको बताया है ये। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। तो ये देता है हमारे पास सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगली को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है, बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। यानी कि सेम टू सेम हमने आपको बाल विकास के सिद्धांत के अंदर बताया था, तो पूछ लिया है कि ये तो सिद्धांत कौन सा था। तो ये सिद्धांत होता है हमारा एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो बच्चे के जो विकास की प्रक्रिया होती है वो कब से आरंभ हो जाती है। तो ये कब से आरंभ हो जाती है, ये होती है माँ के गर्भ से ही। तो जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में ही होता है तो विकास की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाती है। हमने आपको बताया ही था कि जो विकास होता है वो गर्भ से लेकर कब्र तक होता ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। तो विकास कभी भी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया, ये हमने किस सिद्धांत के अंदर पढ़ा था। तो ये पढ़ा था निरंतरता के सिद्धांत के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं। तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है। तो यहाँ पर क्या सत्य हो सकता है, पहला है सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में हुआ, तो ये तो नहीं हो सकता। आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न भिन्न दिशा में हुआ, तो ये भी नहीं होगा। सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो विकास होता है वो अलग अलग दिशा के अंदर सभी बच्चों में अलग अलग दिशा में होता है। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है, यानी कि ये निगेटिव पूछा है, बस नहीं को हमने ध्यान से देख लेना। तो निगेटिव ही इसका आंसर होगा। पहला, विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना। तो भाई विद्यालय और समुदाय को जोड़ना तो शैक्षिक निहितार्थ होता है, तो ये तो क्या है, पॉजिटिव है, ये तो सही है। कि प्रातःकालीन विद्यालय सभाओं को संबोधित करना, ये भी सही है। कि विद्यालय के बाग की देखभाल करना, ये भी सही है। अगला है कि पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना। तो भाई ये कोई भी शैक्षिक निहितार्थ नहीं है। भाई लोगों की सेवा करनी है तो ये तो शैक्षिक निहितार्थ के अंदर आना चाहिए, पर इसमें लिखा ना जाना, ना जाना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। और गलत ही हमने यहाँ पर बताना है, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है यही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है। आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है। तो आप उस छात्र के विषय पर निम्न में से क्या विचार देंगे। तो यहाँ पर जो हमें विचार देने की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें पहला हमारा ऑप्शन आ जाता है कि विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो जो विद्यालय होता है प्रत्येक समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, तो पहला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि भी लिखा है इसमें विद्यालय प्रत्येक समय में, तो प्रत्येक समय में तो खूब बात करने का मौका नहीं देता है, कुछ समय तो देता है परंतु प्रत्येक समय नहीं देता है। अगला है कि शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तो क्या शिक्षकों की ये मांग रहती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, तो शिक्षक तो भाई इससे नाराज हो जाएंगे, यानी कि बी भी गलत हो जाएगा। अगला है कि उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है। तो भाई घर पसंद नापसंद होने का तो कोई मैटर ही नहीं करता है यहाँ पर। उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, और यही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन रहता है कि डोलार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने प्रमुख अवयवों में बांटा गया है। तो डोलार्ड और मिलर ने अधिगम को कितने प्रमुख अवयवों में बांटा है। तो ये बांटा है उसने 4 अवयवों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास की दिशा होती है। तो विकास की दिशा कौन सी होती है ये हमने बताना है। तो विकास की जो दिशा होती है वो एक निश्चित दिशा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है, उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे। तो इसको भाई हम कहेंगे कि रजनी का विकास तेजी से हो रहा है। भाई यहाँ विकास होने की तो बात हो ही नहीं रही है, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, यहाँ वृद्धि की बात है, यानी कि वृद्धि बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा हमें राइट लग रहा है। अगला है कि रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। रजनी पढ़ाई में कमजोर होती जा रही है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा यही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन आता है कि विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विकास के संबंध में जो कथन यहाँ पर सत्य नहीं है वही हमने यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर लिखा है कि विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, ये तो बिल्कुल सही है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, तो ये भी भाई बिल्कुल सही है। तीसरा लिखा है कि किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, ये कथन निम्न में से किसका है। तो ये जो कथन है ये ड्रेवर का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, ये जो हमारी क्लास थी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आज की इस वीडियो में हमने एक चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम था बाल विकास के सिद्धांत। अब ये सिद्धांत वाला चैप्टर क्या है हमारा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।